लेट्स स्टार्ट, शुरू किया जाए। ठीक है, एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, आप शांत हो जाओ और सुनो। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट इज योर SPEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। अ सब्जेक्टिव पेपर जो अमाउंट करेगा 100 मार्क्स के लिए, एक सब्जेक्टिव पेपर जो अमाउंट कर रहा है 100 नंबर के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो प्री बैच बैठ गए थे, आप सबने इसका इंट्रोडक्शन सुन लिया। जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन जल्दी से सुन लीजिए एक बार कि हम लोग क्या पढ़ने वाला है इसमें। SBEC के अंदर अगर आप देखें तो 3 पार्ट्स में इसके पूरे मॉड्यूल को बनाया गया। गाइस प्लीज शांत हो जाओ। SBEC के अंदर इसको 3 पार्ट्स में बनाया गया। द नेम सजेस्ट, पहले द नेम सजेस्ट दैट इट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट द नेम सजेस्ट दैट दिस इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। गाइस तुम लोग को इतनी तकलीफ होती है जब ब्रेक होता है, तब क्यों नहीं करते हो? नाउ कमिंग डाउन टू, सबसे पहला वर्ड है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। जब सबसे पहला वर्ड यूज किया, अच्छा अगर मैं कह रहा हूं इट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, दिस मीन्स ये सिर्फ कंपनी के बारे में बात नहीं करता है। ये बुक और कंपनी लॉ में डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है? ये बुक आपसे बात करती है डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स जो एग्जिस्ट करते हैं मेरे इंडियन मॉडल के अंदर। और उस इंडियन मॉडल में जो आपने इतने सारे बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बात करी है, उसमें सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज आपको प्रीडोमिनेंटली कौन से स्ट्रक्चर्स बताने वाला है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसे बनता है। देखो जाहिर सी बात है, वो आपको सोल प्रोप्राइटर नहीं सिखाएगा। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस बनाना नहीं होता है, वो आपका इंटेंशन है, आप स्टार्ट करोगे। वो आपको पार्टनरशिप के ऊपर ज्यादा बातें नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो स्ट्रक्चर सिखाएगा जो कॉम्प्लिकेटेड है और जो वर्किंग एज ए CS आपको एडवाइस करने के लिए जरूरी होंगे। तो इस पार्ट में आपने किस किस तरीके के बिजनेसेस के बारे में पढ़ना है? 1, कंपनी स्ट्रक्चर। कंपनी पे ये बहुत एक्सेसिव जोर नहीं देगा क्योंकि आप लोग के पास एक्सेसिव कंपनी लॉ का पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको सिखाएगा LLP। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में एक बिजनेस होता है कंपनी, दूसरा ये आपको सिखाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तीसरा ये आपको सिखाएगा जॉइंट वेंचर कैसे बनाने हैं, उसके बाद ये आपको सिखाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे बनानी है, और लास्ट में ये आपको सिखाता है कि फॉरेन वेंचर्स कैसे किए जाते हैं, बाहर जाके फॉरेन बिजनेस कैसे किया जाता है। ये 5 तरीके के बिजनेस पे अपन डोमिनेंटली इस बुक के अंदर बात करते हैं। तो क्योंकि चैप्टर का पहला पार्ट बोलता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, पार्ट A में आप लोग को पढ़ने हैं 12 चैप्टर। ठीक है, पार्ट A कंसिस्ट ऑफ 12 चैप्टर्स, ईच अमाउंटिंग टू, टोटल मिला के आपकी सबसे बड़ा पार्ट अगर इस बुक का कोई बनता है तो यही होता है। एनीवन रिमेंबर्स कितने मार्क्स बताए गए थे इसके? ठीक है, मैं आपको वापस बता देता हूं, 40, 35, 25 ये पार्ट चलता है। तो पार्ट A जो है वो आपका सबसे महंगा पार्ट है जो 40 नंबर के लिए अमाउंट करता है। ठीक है, इन 40 नंबर में आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं। ये 12 चैप्टर आप लोगों को ये सिखाएंगे कि एक बिजनेस बनता कैसे है, बस उसका बनना खत्म। अच्छा पर एक सेकेंड, जब आप एक बिजनेस बना रहे होते हो तो बनाने के बाद उसके अंदर बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं, उसको बहुत सारे चलाने के लिए डिफरेंट राइट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी चैप्टर में, सॉरी इसी बुक में सेकेंड पार्ट जो है उसका वो डील करता है रजिस्ट्रेशंस एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस। सेकेंड पार्ट जो है वो डील करता है रजिस्ट्रेशंस एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस। इसीलिए आपकी बुक का जो पार्ट B है उसमें आपको पढ़ना है कि एक बिजनेस जो बन गया है उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है, जैसे कि वेरियस रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंसिंग्स। अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको फूड इंडस्ट्री का लाइसेंस चाहिए, F&B लाइसेंसेस लगते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको IFSAI रजिस्ट्रेशन लगता है। आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड बना रहे हैं, आपने ISI रजिस्ट्रेशन लगते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें आपको रजिस्ट्रेशन लगती है, वो बताना है। फिर काम करते करते अगर आप कोई टेक्नोलॉजी ग्रैब कर लेते हो या फिर आप कोई ऐसी चीज बना देते हो जो आपका इन्वेंशन है, तो इसके ऊपर आपको आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, IPR, वो इस पार्ट B का हिस्सा है। काम करते वक्त आपके अंदर बहुत सारी लेबर है जिसको आप संभाल रहे हो, उन लेबर को कैसे कंट्रोल करना है और कौन से लॉज लगते हैं वो भी इसके अंदर है, नोन एज लेबर लॉज।
तो आपका पार्ट बी एक छोटा पार्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, पार्ट ए के मुकाबले कम कंटेंट है। अगर आप देखो तो इसमें चैप्टर नंबर 13 से लेके चैप्टर नंबर 18 आपने डील करना है, तो मतलब अमाउंटिंग टू 6 चैप्टर हो गए आपके लिए। अगर सीधी बात करो 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 चैप्टर्स आपके पार्ट बी में आते हैं। ठीक है, ये डील करता है एक ऑलरेडी बने हुए बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा उससे। अब आपकी बुक का नाम वापस है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज देयर रजिस्ट्रेशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट था बुक का, यहीं तक। क्या पार्ट ए और पार्ट बी समझ में आया कि पूरा का पूरा बुक का नाम ही आगे चल रहा है। सो दीज 12 चैप्टर्स आर फॉर 40 मार्क्स, पार्ट बी इज फॉर 35 मार्क्स, पार्ट बी इज फॉर 35 मार्क्स। एंड उसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट होता है वो होता है क्लोजर, या फिर मैं कहूं वाइंडिंग अप। दोस्त जो मैं कह रहा हूं क्लोजर एंड वाइंडिंग अप, इसका मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस शुरू हुआ था उसको रजिस्टर करके चला रहे थे, एक ना एक दिन उसको एंड करना होगा, दैट इज द क्लोजर पार्ट, यानी कि वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप में अलग अलग लॉस लगते हैं, जैसे कि आईबीसी। आईबीसी का मतलब क्या होता है, क्या, इंडियन बैंकिंग कोड, पीनल कोड। अबे आईपीसी नहीं बोल रहा, आईबीसी बोल रहा हूं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सबके सब जूरिस्प्रूडेंस में ही अभी तक वापस आया, दैट इज आईबीसी। मेजरली इसमें आईबीसी है। एक और चैप्टर आपको पढ़ना है जिसको अपन कहते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब होता है आपका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा देना, और एक होता है डोरमेंट कंपनी, जो आज एग्जिस्टेंस में तो है पर काम नहीं कर रही, कभी भी बंद भी हो सकती है। तो जो लास्ट पार्ट है वो डील करता है क्लोजर से। इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, 3, 19, 20, 21। 19 डोरमेंट, 20 स्ट्राइकिंग ऑफ, 21 आईबीसी, एंड योर बुक कम्स टू एन एंड। सो योर पार्ट सी इज प्रीडोमिनेंटली ओनली फॉर 3 चैप्टर्स, पर ये 3 चैप्टर्स आपको कितने नंबर देते हैं, 25 मार्क्स देते हैं। ठीक है एकदम। दिस इज योर एसबीसी। अगर आप देखें, अगर इसकी लेफ्ट साइड समझें तो बुक का कंटेक्स्ट ये है कि पहले हमने एक बिजनेस बनाना कैसे है, पार्ट ए में आपको वो सिखाया गया, पार्ट बी में सिखाया गया बने हुए बिजनेस को कैसे रजिस्टर करके चलाना है, और लास्ट में सिखाया गया जो बिजनेस बना था चला था एक ना एक दिन उसे बंद करना है, उसे क्लोज कैसे किया जाता है। अब इस एंटायर चीज में दोस्त एक बात समझना, एसबीसी और कंपनी लॉ में फर्क क्या है। कंपनी लॉ सिर्फ आपको ये बताएगा कंपनी कैसे बनती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज कैसी हैं और उन्हें बंद कैसे किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्री कंपनी लॉ से टाइप्स ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप, ये सब हटा दिया गया है। ये सारी चीजें हटके आ गई है आपके एसबीसी के अंदर। सो बी वन थिंग अश्योर्ड कि कंपनी लॉ के क्वेश्चंस एज अ मिसाइल एसबीसी में आ सकते हैं। उसके लिए आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि अगर कल इस बार के पेपर में 15 नंबर का पेपर कंपनी लॉ का था, इस बार के एसबीसी के पेपर में 15 नंबर कंपनी लॉ थे, बच्चों ने मेरे से आगे पूछा सर ये तो अपन ने कभी डिस्कस ही नहीं किया। आई वॉज शॉक। मैंने विकास सर की तरफ देखा, मैं कहा सर ये आपने डिस्कस नहीं किया। सर ने बैक टू बैक मेरे को नोट्स में पेज मार्क कराया कि ये देखो ये देखो ये देखो, तीनों की तीनों चीजें कवर्ड है। टू विच आई टोल्ड द स्टूडेंट्स कि दोस्तों एसबीसी में कंपनी लॉ का क्वेश्चन आ सकता है, हेंस देयर इज अ ग्रेट चांस कि क्वेश्चन इंटरचेंज हो इन दो सब्जेक्ट्स के बीच में। इसीलिए आप ये दोनों सब्जेक्ट भी सेम टाइम पे पढ़ते हो, एसबीसी खत्म होते ही कंपनी लॉ, ताकि आपका रूटीन पूरा का पूरा साथ में बने। एकदम ठीक है। जैसे आपने बायबैक पढ़ा होगा अभी कुछ प्रीवियस क्लासेस में सर से, सिक्योरिटीज में पढ़ाया गया अभी तक उन्होंने, अभी कंपनी लॉ में बायबैक आने वाला है। अब वो बायबैक कब पढ़ाएंगे, जब मैं यहाँ पे शेयर्स की बात कर रहा हूँ। सो आप देखेंगे एकदम हारमोनियसली हम लोगों ने हमारा सिलेबस इस बार मैच किया है, जो चीज़ मैं बढ़ाऊंगा उसे वो एक्सटेंड करके आगे खत्म करेंगे। तो दैट विल बी अ कंप्लीट प्लान, जो हमने सेट किया है वैसे ही चलेंगे। ठीक है, अब एक बार वापस आते हैं। आपके सामने 21 चैप्टर्स हैं, पर ये बुक काफ़ी छोटी है। दिखने में ये बहुत बड़ी दिख रही है पर ये बहुत छोटी बुक है। अगर आप नोट्स वाइज बात करेंगे तो अपने को इसमें 380 पेजेस इन टोटल पढ़ने होंगे। एकदम ठीक है। इसमें पार्ट सी सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 पेजेस का होता है। अब ये 30 to 40 पेजेस के अंदर आपके 25 नंबर स्ट्रेट अवे गिफ्ट की तरफ पड़े होते हैं। एकदम ठीक है। उसे खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें पार्ट 3 को खत्म करने में हार्डली 10 to 12 आवर्स के बीच में लगते हैं। सो लेट्स टेक इट 1 वीक। सो दिस इज पार्ट सी ओनली फॉर 1 वीक। ठीक है। पार्ट बी में अगर बात करूं तो सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, जिनमें से एक चैप्टर होता है लेबर लॉज, एक चैप्टर होता है आईपीआर और तीसरा है रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो बाकी 3 लॉज हैं उनका कोई खासा काम नहीं है।
एक है रजिस्टर्स एंड रिटर्न जो कंपनी लॉ में भी एग्जिस्ट करता है एज इट इज, तो उसमें अपन एज गुड एज 1 घंटे के अंदर खत्म करके निकल जाएंगे। अगर उसके आगे बढ़ूं, एक है इन्वायरमेंटल लॉ, हवा प्रदूषित ना करें, पानी गंदा ना करें और हमारे एनवायरनमेंट को गंदा ना करें, ये सीखना है। तो वो चीज़ें आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, वुडंट टेक मच टाइम। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए केक वॉक हैं। सिर्फ 3 चैप्टर्स यहाँ पे मेजर हैं जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 12 से 13 दिन लेंगे, ठीक है। 12 से 13 दिन लेबर लॉस लेगा, एक मान के चलिए रजिस्ट्रेशन आपके लिए 4 से 5 दिन लगता है। तो पार्ट बी की अगर मैं बात करूं होल टुगेदर, तो इट इज़ नॉट मोर देन 30 डेज का काम। 30 डेज एक्सट्रीम एंड है, 30 डेज एक्सट्रीम एंड है। पार्ट ए है जो लेंदी है पर नंबर कम ऑफर करता है, बट पार्ट ए इज़ वेरी सिंपल। तो हम लोग की तैयारी और स्पीड अप कैसी रहेगी? पार्ट ए में हम अपनी स्पीड आराम से चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के जो आप चैप्टर नंबर 8 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे वो थोड़े से ट्रिकी चैप्टर्स होंगे, बाकी सारे चैप्टर्स एकदम नॉर्मल है। अभी जब अपन आज भी डिस्कशन करेंगे तो आपको इतना फैमिली फील होगा कि मतलब ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आज का डिस्कशन। डिफरेंस कहाँ आने लगेगा? पोस्ट वी आर डन विद 2 और 3 चैप्टर्स ऑफ योर एसबीईसी, उसके बाद आपको पता पड़ेगा अब नई चीज़ें आने लगी। आई विल ट्राई कि आज आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता पड़े फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने कमिल और विकास सर से पढ़ा है फाउंडेशन में, तो आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंगली आप तैयार होंगे। तो बहुत ज़्यादा नया नहीं, बट वी विल ट्राई कि कुछ नई चीज़ें ऐड कर पाएँ जो शायद उन्होंने उस टाइम कवर न की हो, कंसिडरिंग आप फाउंडेशन में थे। एकदम ठीक है, ठीक। चलिए एसबीईसी को लेके अभी तक कोई डाउट? सब्जेक्ट क्लियरिंग 40 नंबर चाहिए, एवरीवन नोज दिस फैक्ट। इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए। अगर आपको सीएस एग्जेक्टिव का ग्रुप 1 निकालना है तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कंपनी लॉ बहुत टफ पेपर आएगा, ये श्योर रहना। इस बार का कंपनी लॉ का पेपर केक वॉक आ गया था, मैं और सर दोनों एकदम शॉक थे कि इतना सिंपल पेपर क्यों आया। पर जितना पहला पेपर सिंपल उतना ही खतरा तुम्हारे लिए, क्योंकि आने वाले पेपर उतने खतरनाक आएंगे। अगेन वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, जिसके लिए इस बार मैंने और विकास सर ने आपके एसबीईसी, कंपनी लॉ, इन दोनों में और इवन जेआईजीएल में हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा कि हम सेक्शन बाय सेक्शन हर इंटरप्रिटेशन डील कर रहे हैं। इस बार जितने भी तुम्हारी बुक के अंदर सेक्शंस दिए गए हैं वो एक एक सेक्शन के ऊपर डिस्कशन होगा, एक सेक्शन पर डिस्कशन होगा। मेरा मानना ये है कि केस बेसिस, मतलब जितना मैं मेरी आज तक के अंडरस्टैंडिंग में, आज जब मैं अपने थीसिस भी लिख रहा होता हूँ, तो अगर मैं जब मेरी थीसिस लिखता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसका सेक्शन समझता हूँ। सेक्शन आ गया, कोई भी केस गलत नहीं हो सकता। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए इस बार कंपनी लॉ को डील करने के लिए हमने एक नया तरीका निकाला है और एसबीसी में भी वही तरीका लगाएंगे। वील गो बेयर एक्ट, हम इनके सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन साथ में देखते हुए चलेंगे, तो हर पॉसिबिलिटी नुक एंड कॉर्नर देखते हुए चलेंगे, जिसकी वजह से केस सिंपल लगेगा तुमको। ये हमारी एश्योरिटी है, प्रोवाइडेड आप अपना रेगुलरिटी रखना। मेरा और विकास सर का कोऑर्डिनेशन हमारी टेंशन है, आपका काम है सिर्फ रेगुलर रहना, दैट्स इट। श्योर। पार्ट ए में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। पार्ट ए में वी आर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज। शुड बी अ केक वॉक फॉर यू, बट प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, ट्रिक्स आती जाएंगी, अपन समझते जाएंगे। जो केसेस मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इन केसेस को जब आप कंपनी लॉ का पेपर देने जा रहे हो तब भी रेफर करना। क्यों? क्योंकि यहां का क्वेश्चन ऊपर भी हिट हो सकता है। दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ आईबीसी पार्ट 3 में जो है आपके कंपनी लॉ के अंदर। इसीलिए इन दोनों बुक्स को एकदम हैंडी रखना और इनके रिविजन हमेशा साथ में करना। जब घर पे भी कंपनी लॉ का रिविजन कर रहे हो, बैक टू बैक एसबीसी का रिविजन करना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। डन? Now, without wasting much time on this, we are introduced with the subject. We are going with part A. We'll go with part A. बीच में जब हमें बोरियत होगी हम कभी शिफ्ट करेंगे to part C और part B, जहाँ पे काफी रिलैक्स्ड पोर्शन है। जब तक हमें लगता है कि हमारे बैचेस एकदम स्मूथ चल रहे हैं, तब तक we'll go with these chapters. एटलीस्ट पहले 4 चैप्टर तक कोई बदलाव नहीं आएगा। पोस्ट 4 चैप्टर्स हम लोग पार्ट B और C के कुछ चैप्टर्स को ऊपर की तरफ इनकॉर्पोरेट करेंगे। श्योर? लेट्स गो डाउन। Now we are learning your types of companies. Now this discussion, types of companies, is exclusively limited to what all companies exist. What all companies exist. अभी इसको पढ़ने से पहले एक बार के लिए आप अपना दिमाग लगाइए। आप आज तक इतनी अलग अलग तरीके की कंपनी सुनते हैं, कितनी तरीके की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं? 2। आपने कहा सर पब्लिक, प्राइवेट। आपका एक्ट हाउएवर कुछ और बोलता है, पर एक फैक्ट बात है कि एग्जिस्ट 2 ही करती हैं। Either it is a public company or a private company. इसके अलावा आप कोई तीसरी कंपनी की बात नहीं करते। However, कंपनीज एक्ट 2013 ने एक सेपरेट सेगमेंट निकाल दिया कंपनी का, जिसको क्या बोला अपन ने? OPC। However, एक बात फैक्ट याद रखना कि ये जो 1% कंपनी है वो भी होती एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही है, पर क्योंकि आपने एक्ट ने इसको अलग रखा है, हम इसे अलग बोल के पढ़ेंगे। बट जब आपने कहा कि 2 ही तरीके की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक, आप बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले एक बार इंट्रोडक्टरी फैक्टर।
There can be many types of companies which can be promoted and registered under the Companies Act 2013, जैसे कि 1% company, small company, dormant company, Section 8, associate, in addition of private company, public company and प्रोड्यूसर कंपनी. ये बहुत सारी कंपनीज है जो एग्जिस्ट करती हैं. आज ही इन एक एक कंपनी के ऊपर अपन बात करेंगे कि कौन सी होती हैं. बिसाइड द अबव मेंशन कंपनीज और भी कंपनीज है जैसे कि एनपीओ. एनपीओ कौन सी कंपनी होती है, कौन सा सेक्शन होता है? सेक्शन 8 कंपनी इज एनपीओ. अच्छा 1956 में कौन सा सेक्शन था? ठीक है. अच्छा ये लास्ट टाइम है ना इन लोगों ने कैसे ट्रिक खेला था. उन्होंने कहा था कि सेक्शन 25 कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 1956 कैन इन्वेस्ट इन अ डैश 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 कंपनी. ठीक है. अब सबसे पहली बात तो सब सेक्शन 25 पे घूम रहे थे. ठीक है. तो एक चीज को याद रखना, जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 कंपनी है वही कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 25 कंपनी थी. इसका मतलब है कि एनपीओ कंपनी पहले सेक्शन 25 में थी, अब सेक्शन 8 में आती है. ठीक है सर. तो ये इन लोगों ने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि उसी टाइम पे ये नया सेक्शन आया था तो इंस्टीट्यूट ने तुमसे चेक किया कि क्या तुमने अमेंडमेंट सही से पढ़ा और कहाँ से अमेंडमेंट आया. सो इसीलिए जानबूझ के ऐसा हेड कर दिया उन लोगों ने. दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे नहीं किसी और केस में भी जब कभी भी विकास सर बताए ना कि ये अमेंडमेंट आया है, या जब मैं बताऊं ना ये अमेंडमेंट आया है, उनसे हमेशा पूछना कि सर पहले क्या था, उसके बाद अमेंडमेंट. जब कभी भी हम बोलते हैं अमेंडमेंट आया, हमेशा पूछना सर पहले क्या था. एकदम ठीक है. चलो आ जाओ. अपन बात कर रहे हैं बिसाइड दिस कंपनीज में बी एनपीओ. एनपीओ इज सेक्शन 8. पहले क्या था? सेक्शन 25 एज पर 1956. बहुत बढ़िया. सर दोनों सेक्शन में कोई फर्क है क्या? रत्ती % भी नहीं. एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम, सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हुआ है. श्योर आ जाएंगे. गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी. आज हमने इन सब के ऊपर ही बातें करनी है कि कौन सी तरीके की कंपनी एग्जिस्ट करती है. नाउ कमिंग डाउन टू, अपन इस चार्ट को फॉलो करेंगे एक एक कंपनी समझने के लिए. अगर आप नोटिस करो तो जो सारे नाम मैंने ऊपर बोले हैं वो सारे इस चार्ट में आएंगे. गवर्नमेंट, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, निधि, सेक्शन 8, प्रोड्यूसर, फॉरेन, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल सर्विसेज. हर कंपनी एग्जिस्ट कर रही है. श्योर है? यही सारे नाम ऊपर अपन ने बोले थे. तो आज आप इस बात को समझना, ये चैप्टर है टाइप्स ऑफ कंपनी. हम इस टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट पब्लिक पे नहीं लड़ने वाले. हमारा डिस्कशन प्राइवेट पब्लिक के आगे निकलेगा. हम इन कंपनी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज कौन सी एग्जिस्ट करती है वो बात करने जा रहे हैं. श्योर इनफ? ठीक है. एक मिनट देखते हैं कैसे चलने वाला है काम. लेट्स स्टार्ट. व्हेन आई से टाइप्स ऑफ कंपनी, दो टाइप्स ऑफ कंपनी पता पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट देयर इनकॉर्पोरेशन. क्या ये आपने कभी पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी? अ कंपनी कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन स्टेटस. पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन? मैं हर चीज ग्राउंड जीरो से जाने वाला हूं, कंसिडरिंग कि आपने फाउंडेशन नहीं पढ़ा था. यस, व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन? कंसिडर क्या, मुझे तो लग ही रहा है. यस सर. रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज इनकॉर्पोरेशन. अच्छा, डू यू सी व्हाई दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इनकॉर्पोरेशन? इनको अलग अलग करो, आईएन अलग करो, कॉर्पोरेशन अलग करो. एक बिजनेस पहले से चल रहा था पर आज वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होते ही इन अ कॉर्पोरेशन फॉर्म आ गया है, इसीलिए इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के बोला गया इट इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन. Sir, so what do you mean by incorporation? Incorporation is the procedure by which the life of a company comes into existence. Incorporation is the procedure by which the life of a company comes into existence. Make sense? ठीक है. बड़ा बेसिक कॉमन सी लाइन थी, आपने बचपन से इनकॉर्पोरेशन वर्ड सुने होंगे आपके, तो बड़ा नॉर्मल है. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी बनाने का सबसे बेसिक स्टेप. इफ आई से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, मैं कहता हूं आपकी कंपनी बन गई है. अगर कंपनी बन गई है, इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट अप, इनकॉर्पोरेशन में आप 3 तरीके की बातें करते हैं. या तो आप बनते हो एक रजिस्टर्ड कंपनी, या फिर आप बनते हो एक स्पेशल एक्ट के अंदर से आती हुई स्टैट्यूटरी कंपनी, और तीसरी कंपनी होती है चार्टर कंपनी. 3 तरीके की कंपनीज है, रजिस्टर्ड, statutory, charter. Now what do you mean by a registered company?
सर देखिए, जब कभी भी हम कहते हैं ना दैट इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी, जब कभी हम कहते हैं दैट इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी ये कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोई भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी। मतलब ये कंपनीज एक्ट के अंदर अगर बनी है तो आप उसको बुलाते हो रजिस्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट अप है स्टैट्यूटरी कंपनी। व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी? फॉर्म बाय अ स्पेशल एक्ट, ठीक है, फॉर्म बाय एन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, प्लीज एक मिनट देखना, मैं इस पे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या अगर हम बात करें ये नॉर्मल कंपनी है या कंपनीज एक्ट से थोड़ी अलग है? मतलब कि क्या ये नॉर्मल कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है वैसी होती है या इसमें कुछ अलग होता है? सर अलग होता है। क्या अलग होता है? सर उसको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना जरूरी नहीं है, वो अपने एक्ट से चलेगी, जो एक्ट ने उसको बनाया है, जो राइट्स उसको मिले हैं, जो पावर उसको मिले हैं उसमें चले। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोग बात करते हैं LIC, SBI, ये सब स्पेशल एक्ट की बनाई हुई बॉडीज हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या ये वर्ड सुना है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी कहां से आया? सेबी कहां से आया? किस एक्ट से आया? विच ईयर? 1990? ठीक है, ना क्यों तुक्के मारे, कह दो ना नहीं पता। इट्स सेबी एक्ट 1992। श्योर इनफ? साला ने सबसे कंफर्म किया, पहले 93 बोल रहा था वो, ठीक है ना। सेबी एक्ट 1992। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सेबी जो बॉडी है वो एक नॉर्मल कंपनी है या फिर स्टैट्यूटरी कंपनी है? अच्छा एक सेकेंड, जिनके जज्बातों में आएगा है सेबी कंपनी नहीं है, इट इज अ बॉडी। ओके, अगर आपको चाहिए तो सेबी एक्ट ओपन करके देख लीजिए, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो अब वापस से मेरा सवाल आता है कि सेबी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नॉर्मल रजिस्टर्ड कंपनी या फिर पुराने कंपनी? क्यों स्टैट्यूटरी है? सर एक स्पेशल एक्ट आया है उसकी वजह से आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों? मैं बताता हूँ, रिसर्च है, आराम से सोचना, मैं आंसर दे रहा हूँ पर आप रिसर्च करना और मुझे बताना। सेबी एक्ट 1992 बोलता है, गाइस प्लीज, सेबी एक्ट 1992 बोलता है दैट सेबी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस लॉ उस एक्ट में लिखा है कि सेबी की बॉडी कैसे बनेगी, इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अब आ तो स्पेशल एक्ट से ही रहा है, पर स्पेशल एक्ट बोल रहा है कि इसको बनाना कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो अब इसको तुम स्टैट्यूटरी कंपनी बुलाओगे या फिर रजिस्टर्ड कंपनी बुलाओगे? मेरे को भी आंसर नहीं चाहिए और विकास सर की हेल्प नहीं लेनी है, वो दे सकते हैं इसका आंसर, मुझे पता है, टेस्ट उसका नहीं ले रहा मैं। तुमने सोचना है, इसके ऊपर सर्च करो और कल मेरे को सिर्फ ये बताना कि सेबी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है या फिर एक रजिस्टर्ड कंपनी है। सेबी कंपनी है ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने सिर्फ स्टैट्यूटरी और उसके बारे में बताना है, ठीक है। वापस से अपन बेसिक पॉइंट पे आते हैं सर। रजिस्टर्ड मतलब हमारी बेसिक कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर कोई पुराने कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो कोई स्पेशल लॉ से आई हो और उसका कंपनीज एक्ट से कोई लेना देना ना हो और वो अपने लॉ, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, अपने पावर्स पे चलती है। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अपने अंडर चलती है, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करती है। और तीसरा है चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनी मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनीज जो एक्चुअली ना कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो और ना कोई स्पेशल एक्ट से आई हो, पर ये उस टाइम के राजा से या फिर उस टाइम की रानी जो हमको गवर्न कर रही थी उसकी परमिशन से आई है। श्योर इनफ? उसको बोलते हो चार्टर कंपनी। क्या तुम्हारे देश में कोई राजा रानी है? नहीं। तो क्या हमारे देश में चार्टर कंपनी हो सकती है? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले की एक बात है जो आपको बताई गई है कैसी एग्जिस्ट करती है। पर क्या सर कोई चार्टर कंपनी का एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है हमारे सामने? जिन उचक्कों की वजह से तुम बंदी बने थे, द ईस्ट इंडिया कंपनी।
जब आई थी तो ये कैसे बनी थी? एज अ चार्टर कंपनी बन के आई थी। श्योर इनफ। पर चार्टर का मतलब क्या होता है? राजा रानी के अप्रूवल से। अभी ना कोई राजा ना कोई रानी, तो इसीलिए ये जो चार्टर्ड कंपनी है ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आज के टाइम में इनकॉर्पोरेशन सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है, एक कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा टेरिटरी कंपनी। श्योर इनफ, खत्म। तो आप अपने नोट्स में चार्टर्ड कंपनीज के आगे लिख सकते हैं, नाउ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, नाउ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। डाउट? ठीक है, तो अब हमें बेस्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन समझ में आ गया कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड कंपनीज दो तरीके की होती हैं। अब प्लीज इस डायग्राम से बाहर आइए, कुछ आपकी बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। या तो वो कंपनी बनेगी प्राइवेट कंपनी, या फिर वो बनेगी पब्लिक कंपनी। सही है? बड़ी कंपनी मतलब कौन सी? गुड। अगर किसी ने ऐसा कह दिया पेट में मुक्के पड़ते तुम्हारे, ठीक है? कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आप पब्लिक हो तो आप बड़ी कंपनी हो, प्राइवेट हो तो आप छोटी कंपनी हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। द आइडिया ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कहाँ से आ रहा है कि प्राइवेट कंपनी यूजुअली है ना क्लोजली कनेक्टेड लोगों के बीच में बनती है। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स थे, साथ में आए, एक कंपनी बना दी, वो प्राइवेट बनाना पसंद करेंगे। प्राइवेट कंपनी वो लोग बनाते हैं जिन्हें मार्केट से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है और लिमिटेड पैसे की ज़रूरत है, बस वो एक कंपनी स्ट्रक्चर में काम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों ने अन अकेडमी का नाम सुना है? एनीवन? अन अकेडमी। अन अकेडमी ने क्या किया, ये जयपुर के कुछ दोस्त थे 4-5, साथ में आए, एक कंपनी बनाई, कंपनी बना के थोड़ा सा पैसा रेज किया, बना दिया अन अकेडमी और चालू कर दिया। ये अन अकेडमी है। नेक्स्ट अप आप अगर देखें तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में है। जस्ट डायल जब आया था तब प्राइवेट कंपनी की तरह आया था, लेटर ऑन खुद को कन्वर्ट करके आईपीओ लेके आया। तो कंपनी के बड़े छोटे होने का कोई लॉजिक नहीं होता प्राइवेट पब्लिक में। प्राइवेट कंपनी का लॉजिक होता है जहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड हो और सिर्फ क्लोजली कनेक्टेड लोग साथ में काम कर रहे हो, यूजुअली फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। हेंस अगर आप लोग रमैया से, रमैया इज एज गुड एज अपने कंपनी लॉ का बाइबल, ठीक है? तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, सब कुछ है जो कंपनी लॉ का है ना, इसमें से मेजॉरिटी पार्ट रमैया से उठाया जाता है। अगर आप रमैया बुक को पढ़ने बैठोगे तो मान के चलना कि ऑलमोस्ट तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए चाय लेके आ रहे होंगे। इतनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री है रमैया, मतलब नो वन हैज क्लेम टू रीड इट कंप्लीटली। मैं और विकास सर आज भी उन सेक्शंस को रेफर करते हैं बैठ बैठ के पिछले 5 साल से, पर बुक खत्म नहीं कर पाए। हमेशा नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स है बट खत्म नहीं होता। वापस आया और कोई क्लेम करना कि उसने एंटायर कंपनी लॉ सब कुछ पढ़ लिया, कभी उसके साथ क्लास ज्वाइन मत करना, ठीक है? वापस आते हैं तो उस रमैया की बात कर रहे हैं अपन लोग। मैं क्या कह रहा था कि उसमें ना एक बेहतरीन लाइन कोट की गई है आपकी प्राइवेट कंपनीज के लिए, अ बिजनेस ऑफ क्लोजली निट पीपल, वापस बोल रहा हूं, अ बिजनेस ऑफ क्लोजली निट पीपल टू वर्क टुगेदर अंडर अ सेपरेट आइडेंटिटी। आई विल रिपीट, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली निट पीपल टू वर्क टुगेदर अंडर अ सेपरेट आइडेंटिटी। ये लाइन लिखो, उसके बाद समझाता हूं। A group of closely knit people, a group of closely knit people who wants to work together, who wants to work together, who wants to work together under a separate identity, under a separate identity. Sure enough, under a separate identity. Sure enough, under a separate identity. सबने लिख लिया? Now, अगर इस 9 में देखो तो कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया अ स्मॉल बिजनेस, और ऐसा कहीं पे भी कोई बात की जिसमें स्केल की बात हो, तो प्लीज ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी का छोटे बड़े से कोई रिश्ता नहीं है। कमिंग बैक, लाइन का मतलब समझो, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली निट पीपल। व्हाट इज क्लोजली निट? साथ में जुड़े हुए, काफी इंटरकनेक्टेड। निट का मतलब जुड़ा होना, क्लोजली मतलब आसपास वाले। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली निट पीपल हु वांट टू वर्क टुगेदर, हु वांट्स टू वर्क टुगेदर। आगे क्या बोला उसने उसके नेक्स्ट? वापस देखो, अंडर अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उन लोगों ने अलग एंटिटी भी बनानी है और साथ में काम भी करना है। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। सर ये लाइन हमको एग्जाम में लिखना जरूरी है क्या? नहीं।
कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए लिखे तो बढ़िया, ना लिखे तो कहीं ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक एडिशनल चीज़ बतानी थी। नाउ कमिंग डाउन टू व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी, आपके एक्ट ने से बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है। हमने पूछा सर बता रहे हो क्या प्राइवेट कंपनी क्या है, उन्होंने कहा हाँ, जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। अब प्राइवेट कंपनी की अगर अपन बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की जरूरत होती है? ठीक है, बहुत बढ़िया, लेट्स सी कितने लोगों को याद है। एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, ओहो, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मैक्सिमम मेंबर्स की कितनी जरूरत है? मैक्सिमम मेंबर की जरूरत है कि मैक्सिमम हो सकते हैं? हो सकते हैं। पब्लिक में अनलिमिटेड। हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर हैंड ऑन अनलिमिटेड? वाह, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। आपने कहा तू पूछ रहा है मतलब छेड़ेगा। कितने लोग कहते हैं अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में? अच्छे से हाथ करो, आधा हाथ क्यों उठा रहे हो, पता तो पड़े। ठीक है, एक मैं मानता हूँ राउंड अबाउट 50-55 लोगों का कहना है कि। अच्छा, अब कितने लोग कहते हैं कि नहीं सर इसमें भी लिमिट होती है? एक इंसान, 1.5, 2.5 पौने 3, ठीक है ठीक है। बाकी सब लोग कह रहे हमने पैसे दिए तू बताएगा। गुड, मेक सेंस। ये ना वर्ड जो अनलिमिटेड वर्ड यूज करो ना एकदम गलत है, ये बिल्कुल गलत है, अनलिमिटेड वर्ड गलत है। लेट्स सी कैसे। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? थैंक यू। किसने बोला ऑथराइज मतलब रजिस्टर्ड? राजेश, मुझे तो पता ही नहीं था। ऑथराइज मतलब रजिस्टर्ड, फिर क्या ना रजिस्टर्ड के बाद नॉमिनल कैपिटल भी होती है। नॉमिनल मतलब जिससे हाईएस्ट। अबे ऑथराइज मतलब क्या? ऑथराइज का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी कैन रेज। सब साथ में हो। द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी कैन रेज इज your authorized capital. Authorized capital is also known as registered capital. Authorized capital is also known as nominal capital or the capital with which the company is registered. ये आपके कंपनी के MOA के अंदर लिखी जाती है, जिसमें बताया जाता है कैपिटल क्लॉज के अंदर। एकदम सही है। कैपिटल क्लॉज डिस्टिंग्विश कि हमारे पास मैक्सिमम ताकत कितनी है। अच्छा, एक बार में सारा पैसा आप ले नहीं लेते हो, ये हमारा मैक्सिमम पावर है। श्योर है, ये मैक्सिमम है। अब मान लेना कंपनी में ऑथराइज कैपिटल लिखी गई है 10 लाख रुपए, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मेरे को प्लीज बताना कितने शेयर हो सकते हैं यहां पे? सर 2 0 हटा दिए हमने, कैलकुलेटर करना है? नहीं, 10,000। अच्छा, एक शेयर अगर मान लो एक इंसान ले तो 10,000 शेयर्स कितने लोग ले पाएंगे? 10,000 लोग। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए? इससे ज्यादा करके दिखाओ। आपने नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जितनी ऑथराइज कैपिटल है वो तो हमारा मैक्सिमम पावर है। जितनी ऑथराइज कैपिटल है वो तो हमारा मैक्सिमम पावर था। तो फिर जो तुम ये ऊपर इंफिनिटी के साइन बनवाते हो और अनलिमिटेड करते हो, वो अनलिमिटेड कैसे हुआ? इसकी तो लिमिट है अप टू द ऑथराइज कैपिटल। अब बात समझना कि क्यों टीचर्स इसको अनलिमिटेड वर्ड बोल देते हैं। तुम जब चाहो इस ऑथराइज कैपिटल को ऑल्टर करके और ऊपर ले जा सकते हो। हाउएवर, जब जब तुम इसे बढ़ाओगे ये वापस एक लिमिट पे रुकेगी। इसका मतलब है कि एक जगह पे जाके नंबर ऑफ मेंबर्स रुकने वाले हैं। सो बेटर देन यूजिंग दिस वर्ड अनलिमिटेड, आप यहां पे बोलते हो दैट there is a requirement of 7 members to start a company. However, there is no upper cap on the maximum number of members. तो unlimited से better word क्या होता है? There is not any upper cap on the maximum number of members. ये difference होता है आपके एक ordinary आंसर में और एक professional आंसर में। सिर्फ इतना लिखना है इसके अंदर that there is no upper cap. There is no upper cap on the number of members. श्योर, कोई डाउट नहीं? ले सकता है ना। आपने कभी पढ़ा है कि जॉइंट ओनर्स आर काउंट सिंगली और सेपरेटली? आज
वापस आ जाए, लेट्स स्टार्ट. सो दिस वाज पब्लिक का पहला पॉइंट. ये हटा रहा हूं बीच में ऑथराइज कैपिटल वाला पॉइंट में. नेक्स्ट चीज, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हो गए. नेक्स्ट, डायरेक्टर्स. एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए? 2. पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए एनीवन विथ 7? थैंक यू. 3. अच्छा, मैं ना इसके आगे एक और फॉर्म लिख रहा हूं, ओपीसी. ठीक है. अच्छा, ओपीसी पे एक सेपरेट डिस्कशन करने वाले हैं अपन, वो नक्की है. अभी के लिए सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट लिख लो. ओपीसी स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने मेंबर की जरूरत होगी? सर 1% कंपनी है, कैसे सवाल पूछ रहे हो? 1. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? थैंक यू. सोच रहे साले, 1% कंपनी है तो 1 ही होगा मैक्सिमम. ठीक है, आ जाते हैं वापस से. तो वहां कुछ मैक्सिमम की बात नहीं है. अब हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3, ओपीसी में मिनिमम 1. ये मतलब ये क्या लगा रखा है 1 2 3? एक चीज रखो ना, मतलब क्या है? एनीवन कैन गिव मी अ लॉजिक बिहाइंड, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड 1 2 3? झगड़े का पॉइंट? कहना क्या चाह रही हैं आप? 3 क्यों है बेटा? क्योंकि डिस्प्यूट हो सकता है. ये मतलब प्राइवेट वालों को लड़ने का अधिकार नहीं है? तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी हो, तो फिर इनको भी 3 बोलो ना. पर 3 क्यों नहीं कर रहे हो अगर आपका रीजन डिस्प्यूट है तो? हाँ, मेरे को लगता है ये बात मैंने तुझे बताई है. हाँ, मुझे लग ही रहा है कि तू दूसरे प्रोविजन की बात किया. ठीक है, लेट्स सी. अब लॉजिक समझना. द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स कि सबसे आइडियल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टर्स का होता है 3. सबसे आइडियल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टर्स का होता है 3. क्यों? क्योंकि मान लो डायरेक्टर्स में 3 औरतें बिठाई है तुमने, इनका झगड़ना नक्की है. तू पर्पल लिपस्टिक लगाई, आथू मैं तेरे साथ नहीं करूंगी वोट. वो कह रही है नहीं, ये कह रही है हाँ. अब बात समझो, यहां हो गई 2 औरतों में लड़ाई. ये कह रही है मैं वोट नहीं करूंगी आपके फेवर में, ये बोल रही है मैं वोट करूंगी. एक हाँ एक ना. अब क्या हो गया? ये टाई. तो तीसरी औरत का काम क्या है? इधर जाए या उधर जाए, पर एक तरफ तो जाएगी. जिस तरफ वो शिफ्ट हो गई, रेजोल्यूशन पास या फिर फेल हो जाएगा. तो कहीं भी किसी जगह पे टाई होके रेजोल्यूशन फेल ना हो, इसीलिए सबसे आइडियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर्ड क्या माना जाता है? 3 डायरेक्टर्स का. तो उस हिसाब से बेटर ये रहेगा, प्लीज देखिएगा, उस हिसाब से बेटर ये रहेगा कि हर कंपनी में कितने कितने डायरेक्टर्स हो? 3 डायरेक्टर्स हो. ये कंपनी लॉ का कहना है. हाउएवर कंपनी लॉ में एक और प्रोविजन है, द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स जो कहता है कि द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इज रिटन, द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इज रिटन इन द AOA of the company. मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कहा जाता है the name of the first directors is written in the AOA of the company. However, if the company fails to appoint its first directors, the initial subscribers of the company will become its directors. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर if the company fails to appoint the directors, the initial subscriber becomes its directors. अच्छा, प्राइवेट कंपनी मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 2. सब्सक्राइबर 2 ही है ना मिनिमम. अब दिमाग लगाओ, इस रूल के हिसाब से अगर कंपनी अपने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाई तो उसी के सब्सक्राइबर उसके मेंबर बन जाएंगे. सही है? अब बात समझना, कंपनी लॉ कह रहा है सबसे अच्छा बोर्ड क्या होता है. हाउएवर दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि मिनिमम मेंबर ही आपके क्या बन जाएंगे? सब डायरेक्टर्स बन जाएंगे. सही बात है. अब ये दोनों लॉ एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं. एक लॉ कह रहा है कि 3 सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, एक लॉ बोल रहा है कि आपके मेंबर ही आपके क्या बन जाएंगे? डायरेक्टर. अगर इस केस में यहां पे मिनिमम 3 ही डायरेक्टर लिखे होते तो ये दूसरे लॉ का अब्यूज हो जाता.
क्योंकि दूसरा लॉ बोलता मिनिमम मेंबर्स ही क्या बन जाएंगे आपके डायरेक्टर्स। बन गए क्या फिर भी आपकी कंपनी चल पाएगी? नहीं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी? 3। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बोला कि देख दोस्त, पब्लिक कंपनी में तो मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने होते हैं? 7। तो यहां तो परफेक्ट बोर्ड बना ले, कितने का? 3 का। तो हमने यहां बोला 3। हाउएवर इधर वाले केस में हम लिमिट को कम कर देते हैं और इसकी लिमिट कितनी सेट कर देते हैं? 2। तो जितने तुम्हारे मिनिमम सब्सक्राइबर वही तुम्हारे क्या बन जाएंगे? डायरेक्टर। और यही सेम चीज अपन ने कहा बोली ओपीसी में, मिनिमम और मैक्सिमम सब्सक्राइबर कितना है? 1। तो वही क्या बन जाएगा तुम्हारा? डायरेक्टर। नाउ डू वी गेट इट कि क्यों हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में 3, 2 और 1 पढ़ते हैं? पब्लिक में 3 क्यों? बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। पर प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1 क्यों? क्योंकि इनिशियल मेंबर्स ही क्या बन सकते हैं? डायरेक्टर्स बन सकते हैं। नाउ कम्स डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में कितने? पक्का? पब्लिक में? ओपीसी में? ओपीसी में ही 15? मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूं सर? देखो ये तो 1% कंपनी, यहां 15 कैसे? सर 1% कंपनी है, 1 डायरेक्टर कंपनी नहीं है। दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे ओपीसी हो, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में एक बार में 15 डायरेक्टर्स बैठ सकते हैं। श्योर है? सर हमें 15 से भी ज्यादा चाहिए। आपको 15 से भी ज्यादा चाहिए ना, 15 के भी आगे जाओ। बस जब भी आपको 15 के ऊपर अपॉइंट करने हैं, आपको पास करना पड़ेगा एक स्पेशल रेजोल्यूशन। सही है? स्पेशल रेजोल्यूशन जब आपने पास किया, इसमें कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर पाओगे? अच्छा ठीक है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब मैं हर 6-6, 8-8 महीने में 2-2 डायरेक्टर लाता रहता हूं, चलेगा क्या? ओके, पराग से चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब आप एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो ना, तो आप एक बार अप्रूवल लेते हो कि हमने कितने डायरेक्टर्स बढ़ाने हैं, फिर आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो, बढ़ा लो। पर अगर नेक्स्ट टाइम उनसे और आगे जाना है तो फिर से एक और बार परमिशन लेनी पड़ेगी मेंबर्स से। सर थोड़ा सा और प्रैक्टिकली रिपीट कर देते हैं। आपके पास करंटली हैं 15 डायरेक्टर्स, आपने 3 और अपॉइंट करने हैं। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि हम 3 और अपॉइंट कर रहे हैं। 3 कौन अपॉइंट किए ये नहीं पूछ रहा हूं, हमने परमिशन क्या ली है कि 3 और अपॉइंट करने हैं। कौन अपॉइंट कर रहा है वो नहीं पूछ रहा हूं, 3। तो पहला स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ जिससे आपको परमिशन मिली किस चीज की? 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की। अब उसी मीटिंग में अपन नाम सजेस्ट करेंगे, नॉर्मल वोटिंग करवा के 3 लोगों को अपॉइंट कर लेंगे। सही बात है? अब अगर आपको 18 के भी आगे जाना है तो वापस से क्या करना पड़ेगा? ये सेम प्रोसीजर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो कि सर हमें 2 लोग और अपॉइंट करने हैं, वो हाँ बोल दें, फिर 2 लोगों का नाम सजेस्ट करो और उनको अपॉइंट कर लो। बात समझ आई? तो एज एंड व्हेन, जब जब आपको 15 के ऊपर डायरेक्टर्स बढ़ाने हैं, आप परमिशन लीजिए। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। अब मेरा सवाल सुनना यार, ऐसे तो एक दिन इस बोर्ड में 500 लोग बिठा देंगे, ये खाली यही सैलरी 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 लेते रहेंगे, तुम बर्बाद, और तुम स्पेशल रेजोल्यूशन देके हाँ करते रहोगे। अब ये तो यार, अरे एक सेकेंड, आप बोल रहे हो हाँ क्यों करेंगे? आप में से चल मान लो हम सबके पास शेयर्स हैं, कंपनी ने एजीएम बुलाई है इस फ्राइडे को, क्लास छोड़ के एजीएम अटेंड करने जाओगे? तो इसका ये मतलब है कि मेजॉरिटी टाइम शेयर होल्डर्स नहीं आते, होते वही हैं जो उसके कंट्रोल में है, और वहाँ प्रमोटर का स्टेक है, सब कुछ है, बात अपनी बना लेंगे। फिर अब क्या करोगे? लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं सर, शेयर बेच देंगे और तो क्या है। फिर एग्जैक्टली ये है ना, इसीलिए इसमें एक लॉ बनाया गया है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कहता है कि तेरे पास 2 डायरेक्टर हो, 3 हो या 300 हो, टोटल प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट है उसमें से सिर्फ 11% डायरेक्टर्स को मिल सकता है, बाकी पैसा डायरेक्टर्स को नहीं मिलेगा। अब तुम्हारी मर्जी 15 चाहिए, तुम्हारी मर्जी 25 चाहिए, जितने डायरेक्टर्स बढ़ाते जाओगे तुम्हारे बीच में ही पैसे बढ़ते जाएंगे। पर तुम्हारा जो अल्टीमेट सागर है हमने सेट किया है 11% पे। सर उससे ज़्यादा जा सकते हैं क्या? हेल नो। ओके, पक्की बात, यहाँ तक श्योर है? आ जाओ वापस। मेंबर्स क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। डायरेक्टर्स क्लियर है? नहीं है?
आ जाओ भाई, नेक्स्ट अप, कहाँ गए भाई? जब यहाँ पे अपन बात करते हैं कैपिटल की, तो पहले के टाइम पे प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 1 लाख, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 5 लाख लगते थे। हाउएवर 27 मई 2015 में लास्ट अमेंडमेंट आया था, जहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया। 27th of May 2015 was the last amendment, जिसमें कहा गया that there stands no capital requirement. You can start your company with as good as no capital. बस जितना मेंबर्स को अलॉट करने के लिए शेयर देना पड़ेगा उतना ही देना, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक अलग से कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। मेक सेंस? नो प्रॉब्लम। सर ऐसा क्यों किया गया होगा? एनीवन विद दिस लॉजिक? एनीवन विद द लॉजिक? दिमाग लगाओ, कितने हिपोक्रेट है अपन। एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत है। अच्छा, मेंबर बनने के लिए आपको कम से कम कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 1 ना, कोई 500-600 शेयर तो नहीं लेने, 1 लिया तब भी मेंबर हो। 1 शेयर 1 लाख रुपए का होता है क्या? नहीं। मान लो शेयर की वैल्यू 100 रुपए, मैं मेंबर बना, पराग मेंबर बना, दोनों ने 1 शेयर खरीदा 100 रुपए का, कितने हो गए? 200। पर फिर भी प्राइवेट कंपनी पहले क्या बोलती थी, कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 1 लाख। तो इस चक्कर में आपको और शेयर अलॉट करने पड़ेंगे। यस, हमने बोला आप क्यों बीच में आ रहे हो? कंपनी की मर्जी है, सब्सक्राइबर्स आ गए थे ना। सेम गोस फॉर पब्लिक कंपनी। 7 मेंबर बनने के लिए खाली 7 शेयर देने की जरूरत थी, एज इट वॉज सीन इन सॉलमन वर्सेस सॉलमन, इफ यू रिमेंबर। सॉलमन वर्सेस सॉलमन में सॉलमन, उसकी बीवी, उसकी 4 प्यारी बेटियां, भद्दे बच्चे, इन सब लोगों ने ये जो शेयर्स दिए थे, सबने खाली 1-1 शेयर खरीदा था। याद है क्या? तो बन गई ना कंपनी, बन गई। इसी चीज से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये कैपिटल क्लॉज अननेसेसरली बीच में एक हिंड्रेंस बन रहा था, एक तकलीफ बन रहा था, तो हटा दिया। श्योर है? अब इसके बाद एक लास्ट चीज जो इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, द नेम। प्राइवेट कंपनी का नाम कैसे खत्म होता है? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी? पब्लिक लिमिटेड। एनीवन विद पब्लिक लिमिटेड? ठीक है बेटा, फाउंडेशन के बैचेस 10 दिन बाद स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कोई पब्लिक कंपनी में पब्लिक लिमिटेड लगा रहा हो तो ठीक है, आपके लिए फ्री रहेगा। नेक्स्ट अप इज ओपीसी। 1% कंपनी का नाम क्या एंड होता है? प्राइवेट नहीं, ब्रैकेट में ओपीसी डालना है, हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में ओपीसी डलता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाम अभी बहुत सारे दिखाता हूँ, बट ओपीसी लिमिटेड में ब्रैकेट में ओपीसी मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है। ये थे आपके बेसिक डिफरेंसेस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी। अब इसके अंदर एक बात बताना, व्हाई डू वी से इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज अ लिमिटेड कंपनी, इट इज ओपीसी लिमिटेड कंपनी? ये वर्ड लिमिटेड क्यों बोलते हो तुम? सर जब कभी भी ये वर्ड लिमिटेड आता है ना, दिस लिमिटेड सिग्निफाइज दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। अप टू व्हाट नहीं बात कर रहा मैं, द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड। मतलब अगर आप मेरी कंपनी में आए, आपने शेयर्स खरीदे, तो आपका नुकसान सिर्फ आपके इस शेयर तक का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यहां तक सब साथ में हो? एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट जो यहां पे लिखा हुआ है लाइबिलिटीज पे। आइदर इट कैन बी अ लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब कि उसकी मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। एक सेकेंड गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड होती है। कंपनी बिल्कुल अलग है। ठीक है, बता रहे कंपनी का क्या होता है। पर जब मैं कह रहा हूं दैट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, आई एम ट्राइंग टू से लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो लाइबिलिटी 2 जोन में है, एक क्या हो गई? लिमिटेड, दूसरी क्या है? अनलिमिटेड। आ जाओ वापस से भाई। लिमिटेड और अनलिमिटेड। जब मैंने कहा दैट इट इज अ लिमिटेड कंपनी, दैट मीन्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड। श्योर? और अगर मैंने कहा अनलिमिटेड है, मतलब लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। डू यू गाइस एग्री विद दिस? यस वी डू। लेट्स सी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। लेट्स से कि आपकी कंपनी में आपने शेयर्स इशू किए। अच्छा, शेयर का मतलब क्या होता है एनीवन? ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी।
शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल का मतलब होता है द टोटल मनी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू फंक्शन। कैपिटल का मतलब होता है द टोटल मनी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू फंक्शन। अगर एक कंपनी को चलना है तो इतने पैसे चाहिए। सर शेयर कैपिटल, ये कैपिटल एक ही जगह से नहीं आएगी और मैं इसे अलग 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 लोगों से लेने वाला हूं, इसीलिए मैं इसको बांट रहा हूं, इसीलिए उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट दिस वाज द टोटल शेयर कैपिटल, जिसको अपन ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इन पार्ट्स। अ सिंगल यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल, अ सिंगल यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल इज नोन एज शेयर। A single unit is known as share। सबसे बड़ी खासियत, डायग्राम नहीं, रियलिटी में हर शेयर की वैल्यू इक्वल रहेगी, आप ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं करते हो। सो ऑल द यूनिट्स आर सिमिलर। सही बात है। अब नाउ अगर मैं शेयर को डिफाइन करूं तो शेयर की डेफिनेशन कुछ ऐसी बनती है दैट अ शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आई रिपीट, अ शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द company. The share capital of the company is 10 lakh rupees. This is the total share capital divided into 10,000 shares. गंवार 100 आ जाओ, 10,000 shares। अच्छा 10,000 shares मतलब एक यूनिट कितने की हुई? 100 रुपए की, पर आपके केस में 10 की। ठीक है, अब ये जो एक यूनिट है ये है 100 रुपए की। अच्छा बना, एक बात बताना, इससे बाहर आ जाओ। शेयर का मतलब समझ गया ना? शेयर का मतलब अपन नॉर्मल कॉन्ट्री में चलते हैं। मैं आगे क्या, आ जाओ सर। मैं, विकास सर, हरीश सर खाना खाने गए, नहीं छोड़ो तुम्हारी कैलकुलेशन 1/3 में लेगी। मैं, विकास सर, हरीश सर और सूरज सर खाना खाने गए। ठीक है, एकदम चलते चलते सबने कह दिया दैट वी फॉलो TTMM। व्हाट इज TTMM? तू तेरा मैं मेरा। वाह, इसको बड़ा वर्जन है आप, मतलब तू तेरा बिल भरेगा मैं मेरा। ठीक है, फिर विकास सर ने बोला भिखारी हूं, तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि ये TTMM करोगे? तो फिर विकास सर ने कहा कि ऐसे नहीं होता, सब साथ में चल रहे हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करोगे, जो टोटल बिल आएगा सब साथ में शेयर करेंगे। हमने कहा ठीक है, मतलब तू ज्यादा खाएगा। अक्सर जो लोग TTMM से पीछे हटते हैं ना वो ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर आप ज़्यादा खाएंगे। तो सर ने कहा एक काम करो, तुम तीनों की शक्लें देख के पता पड़ रहा है कि एक नंबर के भिखारी हो, 500 रुपये मेरे को दे दो एज योर शेयर, कल अगर बिल कम आया तो आपके पैसे वापस दे दूंगा। अच्छा, अभी क्योंकि मेरा एग्जाम्पल है तो बिल 2000 आया। ठीक है, एकदम मैंने कितने पैसे दिए? 500। हरीश सर ने 500 जैसे तैसे, सूरज सर ने 500। ठीक है, ये आ गए 1500 और विकास सर ने अपने मिलाए 500। मेरा शेयर कितना है? 500। हरीश सर का 500, सबका 500 शेयर है। खाना भी कितने का? 2000 का। मेरे को खाना लगा है अलग लेवल टेस्टी, मजा आ गया खा के, जीवन में ऐसा खाना नहीं खाया। तो क्या विकास सर हरीश सर ऐसा बोल सकते कि 200 ज्यादा दे? क्यों? तू ऐसे उंगलियां चाट चाट के खा रहा है, तू ही दे पैसे। मैं कर नहीं, शेयर बेनिफिट जितने भी हुए मैं तो मानूंगा मेरे 500 रुपए के ऊपर मुझे बेनिफिट्स मिले। ठीक है, हरीश सर को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम लोग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने गए थे। ठीक है, सर को इंग्लिश ब्रेकफास्ट पसंद नहीं, उसको सुबह चिवड़ा खाने की आदत, तुम उसको किनोवा पास्ता दे रहे हो, उसका जी घबराने लग गया, तो उसने तो उठा के प्लेट ही फेंक दी उल्टी कि मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, सर का मैक्सिमम नुकसान कितना? 500। अच्छा कुछ भी हो जाए, कुछ भी और हो जाए, हम उनसे और हम क्या वो ऐसा बोल सकते हैं कि तुमने ज्यादा खाया पैसे वापस दो? साथ में खा रहे हैं। ठीक है, सूरज सर को मॉडरेट लगा, विकास सर को मॉडरेट खाना लगा, मतलब कि इन सब में जो मेरा फायदा हुआ वो भी 500 पे था, जो उसका नुकसान हुआ वो भी 500 पे था, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मानते हो? एकदम मानते हैं। अब मान लो इधर एक बात, फॉर एन एग्जांपल, इस केस में हरीश सर ने चलते वक्त 300 ही दिए थे, उन्होंने कहा 200 वहां पे दूंगा खाना खाने के बाद। ठीक है, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उनका मानना था शायद बिल ही कम आया तो वापस कौन लेगा, इससे अच्छा कम ही देता हूं। ठीक है, उन्होंने 300 दिए पर बिल आया 2000, खाना उनको बेकार लगा, वो और 200 रुपए देंगे या नहीं देंगे? देना ही पड़ेगा 100%। पर खाना अच्छा नहीं लगा उसको, बिल्कुल उल्टी की उसने, प्लेट तोड़ दी, सर फोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 200 और देने ही पड़ेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं, तुमने यहां पे 4 मेंबर्स का नाम लिखा, विकास सर, चिराग सर, सूरज सर, हरीश सर, सबने एक एक शेयर सब्सक्राइब किया था, जिसमें से हरीश सर का शेयर क्या था? अनपेड।
सही बात है, पर एंड में भी अपन ने उनसे पैसे लिए। तो अगर मैं आपको कहूं, अब यही चीज कंपनी में एग्जांपल लगाते हैं, आपने कंपनी में एक शेयर खरीदा जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, उसका पेडअप था 70। पेडअप का मतलब क्या, इतना पैसा मेंबर ने दे दिया। अगर पेडअप 70 है तो जाहिर सी बात है इसका अनपेड था 30। अब कंपनी चले मरे कुछ भी हो, मेंबर की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? आपने कहा सर मेंबर ने 70 दे दिए हैं, 100 का शेयर था। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। वापस से, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इससे ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं। कल कंपनी बंद भी हो जाए तो ये कितने देगा? सिर्फ 30 रुपए, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। आर यू श्योर विद दिस? डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? अच्छा एक सेकेंड, एक लास्ट क्वेश्चन एंड स्टॉप फॉर दिस डे। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है जब आपने खरीदा, अनपेड कितना है? 30। हाउएवर अभी इसकी करंट मार्केट वैल्यू 130 है, करंट मार्केट वैल्यू 130 है। हरी सर की लायबिलिटी कितनी है? 30 या 60? 30। क्यों? क्योंकि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। मेक सेंस? अच्छा, इसी जगह पे जब मैंने कहा अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, इट इज अनलिमिटेड। व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड? अनलिमिटेड में सर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी एक्सटेंड करती है। श्योर इनफ? मानते हैं यहां तक? सिर्फ ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जिनको मैंने फाउंडेशन में बताया था उनने, और किसी को नहीं बताना। अनलिमिटेड कंपनी में मैंने एक शेयर भी खरीदा तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, मेरे घर तक बात जाएगी, प्रोपोर्शनेटली मेरे घर तक बात जाएगी। कहां, कौन ऐसा पागल होगा जो अनलिमिटेड कंपनी के अंदर पैसा लगाएगा? सर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, आई अग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्यादा डिविडेंड के चक्कर में तुम क्या अपनी प्रॉपर्टी स्टेक पे लगा दोगे? द आंसर टू विच इज नो। सो हु वुड सब्सक्राइब फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी? आर वी मैड? हम क्यों लगाएंगे कंपनी फॉर्म जहां पे मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है? आई वॉन्ट यू गाइस टू गिव मी अ लॉजिक एज टू क्यों कोई इंसान अनलिमिटेड कंपनी में पैसा लगाता है। अब कोई ऐसा कहे कि सर अनलिमिटेड कंपनी तो सिर्फ कहने के लिए होती है, एग्जिस्ट नहीं करती। एमवे जब इंडिया में आई थी अनलिमिटेड की तरह आई थी, एमवे जब इंडिया में आई थी अनलिमिटेड की तरह आई थी, तो हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बहुत सारी कंपनीज है, इसमें मैंने एग्जांपल्स भी डाले हैं आपके इसमें। तो मेरे को आपसे क्या चाहिए? कल मुझे लॉजिक चाहिए, व्हाई वुड समवन बाय शेयर्स इन एन अनलिमिटेड कंपनी। विकास सर को ये आता है, उनसे पूछ के उसे या मुझे छोटा ऊपर मत करना, ठीक है एकदम। आज के लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।